हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। सो गाइस, जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ बनाई थी लेबर लॉस के ऊपर, उसमें मैंने प्रोविडेंट फंड का सेक्शन 2A तक डिस्कस किया था। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार डिस्क्रिप्शन इस वीडियो की जरूर चेक करें। यहाँ पे आपको लेबर लॉस की 70 प्लस वीडियोस मिल जाएगी। 15 से ज्यादा कानून मैंने कवर करा रखे हैं। और अभी नया मैं जैसे ही प्रोविडेंट फंड खत्म कराऊंगा, मैं 3 जो नए लेबर कोड्स पास हुए हैं सितंबर के महीने में, वो वाले कवर करा दूंगा। हालांकि वो काफी बड़े हैं, बट टाइम लगेगा, बट मैं वो सेक्शन बाय सेक्शन कवर कराऊंगा। उसके अलावा मेरे चैनल पे आपको सीआरपीसी का कंटेंट मिल जाएगा। 43 वीडियोस अवेलेबल है अभी। आप प्लेलिस्ट एक बार, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक है, आप एक बार चेक जरूर करें। देखिए, आज मुझे कराना है सेक्शन 3 से। सेक्शन 3 बात करता है कि मान लीजिए इस एक्ट से पहले, जब ये एक्ट 1952 में पास हुआ था, इस एक्ट से पहले किसी स्टैब्लिशमेंट में प्रोविडेंट फंड जैसा कोई सिस्टम ऑलरेडी एप्लीकेबल था। किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर प्रोविडेंट फंड जैसा कोई सिस्टम ऑलरेडी एप्लीकेबल था, या वहां के इंप्लॉयज के लिए वो चीज अप्लाई होती थी, तो इस एक्ट के आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि ये जो ईपीएफ के रूल्स हैं, ये ईपीएफ के जो प्रोविजन है, वो उस एस्टेब्लिशमेंट पे भी अप्लाई हो जाएंगे। लॉजिक समझिए कि ये कानून आने से पहले भी अगर किसी स्टैब्लिशमेंट में प्रोविडेंट फंड जैसा कोई सुविधा मिलती थी, तो ये कानून आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी सेक्शन 3 में कि वो चीज जो हमारे नया कानून के प्रोविजन है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। और मैं भी आपको बताऊंगा कि यहाँ जो रूल्स है ना, वो रेट्रोस्पेक्टिव, जो प्रोविजन है वो रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव दोनों तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। सेक्शन 4 देखिए, सेक्शन 4 सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर देता है कि वो शेड्यूल 1 में किसी स्टैब्लिशमेंट को, किसी इंडस्ट्री को ऐड कर सकती है। अब पहले समझते हैं कि शेड्यूल 1 क्या है। मैंने लास्ट वीडियो में हालांकि बताया था। शेड्यूल 1 के अंदर लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री दी है जैसे सीमेंट की इंडस्ट्री हो गई, आयरन की इंडस्ट्री हो गई, स्टील की इंडस्ट्री, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री दी है जिनपे आपका ये प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन अप्लाई होता है। तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर वो फर्दर चाहती है कि कोई दूसरी इंडस्ट्री भी, या किसी इंडस्ट्री या किसी स्टैब्लिशमेंट के रिगार्डिंग वहां जो इंप्लॉयज काम करते हैं उनके ऊपर प्रोविडेंट फंड के प्रोविजन अप्लाई होने चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी सेक्शन 4 की पावर का यूज करके वो चीज नोटिफाई कर देगी, और उस इंडस्ट्री को डीम्ड माना जाएगा किसमें, शेड्यूल 1 के रिगार्डिंग, कि वो इंडस्ट्री खुद ब खुद शेड्यूल 1 में ऐड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? विच प्रोविजन इंपावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऐड एनी इंडस्ट्री टू शेड्यूल 1? सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6। तो आंसर आपका होना चाहिए सेक्शन 4, क्योंकि सेक्शन 4 सेंट्रल गवर्नमेंट को वो पावर देता है कि वो चीज इंडस्ट्री को ऐड कर सकती है। दूसरी चीज कि जो भी गवर्नमेंट, सेक्शन 4 कहता है कि जो भी नोटिफिकेशन आप इस तरीके की पास करेंगे, वो नोटिफिकेशन आपको पार्लियामेंट में भी ले करना पड़ेगा। वो नोटिफिकेशन आपको पार्लियामेंट में भी ले करना पड़ेगा कि हमने इस तरीके की इंडस्ट्री को प्रोविडेंट फंड के प्रोविजन में ऐड कर दिया है, शेड्यूल 1 में ऐड कर दिया है, तो वो चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी। नाउ सेक्शन 5। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया, इंप्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम्स। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करेगी एक स्कीम जिसका नाम होगा इंप्लॉय, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। आप ईपीएफ समझ लेना, इंप्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऊपर लिखा हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम बनाएगी। वो स्कीम का पर्पस क्या होगा? वो स्कीम इंप्लॉयज के लिए होगी जो किसी एस्टैब्लिशमेंट में काम करते हैं, जहां पे ये वाला कानून अप्लाई होता है। इंप्लॉयज के लिए या किसी क्लास ऑफ इंप्लॉयज के लिए, दोनों के लिए वो चीज अप्लाई हो सकती है। दूसरी बात, जब वो स्कीम्स गवर्नमेंट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस स्कीम के तहत एक फंड इस्टेब्लिश किया जाएगा। फंड स्टैब्लिश किया जाएगा प्रोविडेंट फंड के लिए, जिसके अंदर पैसा जमा होगा, जिसके अंदर इंप्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन जाएगा, जिसके अंदर इंप्लॉयज अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, अपनी वेजेस का कटवाएंगे, कितना परसेंटेज उनका डिडक्ट होगा, कितना परसेंटेज का डिडक्शन इंप्लॉयर का होगा, या कितना परसेंट का डिडक्शन इंप्लॉय का होगा, ये हम आगे के सेक्शंस में पढ़ेंगे। मगर अभी के लिए हमें समझ में आया कि सेक्शन 5 हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो इंप्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम तैयार करे और उस स्कीम के तहत एक फंड बनाए। अब सवाल आता है कि फंड को एडमिनिस्टर कौन करेगा?
तो फंड को एडमिनिस्टर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेंट्रल बोर्ड का गठन करेगी, जिसको बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज भी बोलते हैं, आगे मैं कराने वाला हूं। और ये सेंट्रल बोर्ड के बारे में मैं आपको अभी सेक्शन 5A के अंदर पढ़ाने ही वाला हूं इनफैक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक फंड बनाएगी, किसके तहत? ईपीएफ स्कीम के तहत। और उस फंड का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उस फंड की जो मैनेजमेंट होगी, उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल किया जाएगा, वो कौन करेगा? वो सेंट्रल बोर्ड करेगी, जिसकी जो गठन है, जिसका फॉर्मेशन है, वो सेक्शन 5A के अंदर मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं। अगला अब सवाल आता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम फ्रेम करी है, उस स्कीम में क्या क्या बातें मेंशन होगी? तो ये बातें आपके शेड्यूल 2 में मेंशन है। शेड्यूल 2 के अंदर अलग अलग फैक्टर्स लिखे हैं, जैसे कि कितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय देना दे, कितना कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, किस मैनर में कंट्रीब्यूशन देगा, अगर वो डिले कर रहा है तो उस पर पेनल्टी कितनी लगेगी, अगर वो डिले करता है पेनल्टी कितनी लगेगी, अकाउंट्स किस मैनर में मेंटेन करके रखने हैं। ये सारी चीजें आप स्कीम के तहत डाल सकते हैं, क्योंकि जब आप स्कीम बनाओगे तो एक एम्बिगुअस स्कीम तो आप बनाओगे नहीं, सब चीजें आपको प्रोविजन, जो रूल आप स्कीम के अंदर लिखोगे, वो चीजें आपको क्लैरिफाइड मैनर में लिखनी पड़ेगी। तो वो क्या क्या लिखोगे आप, ये बातें आप शेड्यूल 2 से बोरो कर सकते हो। शेड्यूल 2 इस कानून के लास्ट में लगा हुआ है, तो वो मैंने कुछ आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें शेड्यूल 2 में मेंशन है। तो जब ये स्कीम का गठन होगा, तो स्कीम के गठन होने के बाद उसमें क्या क्या चीजें होंगी, ये शेड्यूल 2 के अंदर मेंशन है, ये बात ध्यान रखना। अगली बात कि सवाल आता है कि स्कीम जो है, जो इस स्कीम के अंदर जो प्रोविजंस होंगे, वो रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई हो सकते हैं या प्रोस्पेक्टिव अप्लाई हो सकते हैं। इसी सेक्शन 5 के अंदर ये क्वेश्चन रेज होता है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई हो सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव। तो लॉ कहता है कि ये जो स्कीम के प्रोविजन है, वो रेट्रोस्पेक्टिव भी अप्लाई हो सकते हैं और प्रोस्पेक्टिव भी अप्लाई हो सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव दोनों अप्लाई हो सकते हैं, बोथ आर पॉसिबल। इसका मतलब दैट डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट कि वो कौन से प्रोविजन को रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करते हैं, कौन से प्रोविजंस को प्रोस्पेक्टिव। मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज को बैक डेट से अप्लाई करना, और प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि जिस दिन वो स्कीम पास हुई, जिस दिन वो रूल्स बने हैं, उसके आगे की डेट से उसको अप्लाई करना, वहां से अप्लाई करना, पीछे से उसको, पीछे की बैक डेट से उसको अप्लाई नहीं करना, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव। और जब हम उसको बैक डेट से अप्लाई करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव। ये बात ध्यान रखना। नाउ कमिंग अपॉन सेक्शन 5A एंड सेक्शन 5, ये अब जो प्रोविजन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 5A बात करता है आपका सेंट्रल बोर्ड का। देखिए, सेंट्रल बोर्ड को बनाने की, सेंट्रल बोर्ड को नोटिफाई करने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये चीज ध्यान रखना, जहां पे मैं नोटिफाई वर्ड लगाऊं तो वो ऑफिशियल गैजेट ऑब्वियसली आ जाता है, वो चीज ओजी में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है, ऑफिशियल गजेट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को, इसी का नाम है सेंट्रल बोर्ड आपका। अब आपको पेपर में यहां पे एग्जामिनर कैसे फंसा सकता है? द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट अ सेंट्रल बोर्ड या द सेंट्रल बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन, या फिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कहां मेंशन है। तो आप बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज नाम सुन के कंफ्यूज मत हो जाना, वो सेंट्रल बोर्ड ही है, मगर उसको कानून में, इस वाले कानून में सेंट्रल बोर्ड के नाम से जाना जाता है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को। इसीलिए ये चीज ध्यान रखना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो आपका पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से लोग बैठेंगे जरा वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, जिसको अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। यहां पे ना कई बार ना, आप जब लेबर लॉज आपने पढ़े होंगे तो वहां पे दो अलग अलग चीजें आती है, अपॉइंट, नॉमिनेट और इलेक्ट। तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। अपॉइंट जब कोई चीज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी से ऑफिसर्स को लेती है और वहां पे मतलब उनको अपॉइंट कर देती है। नॉमिनेट में एक सेपरेट पावर दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मान लीजिए कहीं पे किसी जगह पे प्रोविजन लिखा है नॉमिनेट करना, तो वहां पे वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर यूज करके किसी अलग से बंदे को जाके उस बोर्ड में बैठा सकती है। मगर इलेक्ट करने का मतलब वहां पे कोई बकायदा इलेक्शन होगा और तब वो कोई बंदा जीत के आएगा। तो तीनों वर्ड्स के अलग अलग कंटेक्स्ट हैं। तो यहाँ पे जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अपॉइंट होगा
उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। दूसरा पॉइंट डबल ए, CPFO, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ये वाला बंदा एक्स ऑफिशियो है। एक्स ऑफिशियो का मतलब समझा देता हूं, बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ द पोस्ट, कि उस टाइम पे जो भी सेंट्रल का सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होगा वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो इस वाले बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का, या फिर यूं कहिए सेक्शन 5A की सेंट्रल बोर्ड का ऑटोमेटिक वो मेंबर बन जाएगा, उसके अंदर वो खुद ब खुद आ जाएगा। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है। जब मैंने आपको ESI का कानून पढ़ाया था उसमें भी इसी तरीके की लंबी लंबी मेंबर्स कमिटी बनती थी। उसके बाद मैक्सिमम 5 पर्सन्स जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल्स में से अपॉइंट करेगी, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होंगे, 5 बंदे मैक्सिमम। यहां पे नंबर्स ध्यान रखना क्योंकि नंबर्स में फर्क पड़ेगा अभी। देखिए अगला, मैक्सिमम 15 पर्सन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, मगर ये स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ये स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ध्यान रखना। ये सेंट्रल ऑफिशियल्स ही हैं, ये स्टेट के बिहाफ पे, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करी, ये दोनों अलग अलग चीजें, ध्यान रखना, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। सेंट्रल गवर्नमेंट 5 जो बंदे अपॉइंट करी वो अपने ही ऑफिशियल्स में से कर रही है, मगर जो 15 बंदे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है वो अलग अलग गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और वो अपॉइंट किए जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही। ठीक है, तो ये 5-15 का हिसाब ध्यान रखना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के 5 जो हैं अपने ऑफिशियल्स हैं। अगला 10% जो इंप्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अगर आप लेबर लॉ को रेगुलर पढ़ते हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये इंप्लॉयर और इंप्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव लगभग सेम होते हैं। जिन इंडस्ट्री पे या जिन एस्टैब्लिशमेंट्स पे ये वाला जो लॉ है वो एप्लीकेबल हो जाता है तो वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हमें टेकअप करने हैं। तो 10 अगर इंप्लॉयर के हैं तो 10 इंप्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव हो गए ये आपके। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इनको अपॉइंट करते वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी उन ऑर्गेनाइजेशन से जिनके बंदे ये अपॉइंट कर रही है या जिनके इंटरेस्ट इससे अफेक्ट हो रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो ये तो हो गया आपको बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अंदर कौन कौन मेंबर बैठ रहा है, कौन कौन से लोग बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तो वो वाली बात होगी। अब आते हैं सेक्शन 5A सबसेक्शन 2, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, TNC इनका क्या होगा, इनका मीटिंग कहां पे होगी, इनका किस जगह पे किस टाइम पे होगी, इनकी मीटिंग का प्रोसीजर क्या होगा, मिनट्स कैसे बनेंगे, कोरम कैसे होगी, ये सारी चीजें सेंट्रल बोर्ड अपना डिटरमाइन, इसका जो सारी चीजें हैं वो स्कीम के अंदर प्रोवाइडेड होनी चाहिए। समझिए बात को, जब सेक्शन 5 के अंदर स्कीम बनेगी तो उसी के अंदर सेंट्रल बोर्ड को बनाने की भी पावर की बात करी जाएगी, वो स्कीम को मैनेज करने का, वो जो सारा फंड है वो मैनेज करने का काम तो ये सेंट्रल बोर्ड ही करती है। तो उसके अंदर क्या उनकी मीटिंग होगी, मीटिंग का क्या प्रोसीजर रहेगा, कितना कोरम रहेगा, कैसे उन लोगों को मिलना है, साल में 3 बार मिलना है, 2 बार मिलना है मीटिंग के लिए, वो सारी बातें उस स्कीम के अंदर मेंशन होगी। अगला, इसके अलावा सेक्शन सबसेक्शन 3 अदर फंक्शंस को भी परफॉर्म कर सकते हैं, अदर फंक्शंस को भी परफॉर्म कर सकते हैं जो भी मेंशन होगा स्कीम के अंदर। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट चीजों पे। अदर फंक्शंस की बात सबसेक्शन 4 में है, सबसेक्शन 3 में है एडमिनिस्टर द फंड, इनकी पावर फंड को एडमिनिस्टर करना है। हालांकि मैं सेक्शन 5 में आपको बता चुका हूं, सबसेक्शन 4 में अदर फंक्शन, जो भी फंक्शन एडिशनल फंक्शन मेंशन होंगे वो परफॉर्म कर सकती है सेंट्रल बोर्ड। नाउ सेंट्रल बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर अकाउंट्स को मेंटेन करें, जितना फंड आया है, कहां कहां से कंट्रीब्यूशन आया है, कौन सी एस्टैब्लिशमेंट से कितना फंड रेज हुआ है, इंप्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है, डिडक्शन परसेंटेज कितनी होती है प्रोविडेंट फंड के अंदर, ये सारी बातें आपको वहां पे मेंशन करनी पड़ेगी। और सेंट्रल बोर्ड की सेक्शन 5A में जो सेंट्रल बोर्ड का गठन हुआ है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको ये प्रॉपर अकाउंट्स मैनेज करने पड़ेंगे, अपने खर्चे, उसकी इनकम, सबका डेटा रखना पड़ेगा
उस मैनर में जिस मैनर में सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बोलती है, ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर का। अब सवाल आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब स्पेसिफाई करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जब मतलब मैनर किस मैनर में मेंटेन करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी सीएजी से, ध्यान रखना, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीएजी से कंसल्ट करेगी कि हम अपना सेंट्रल बोर्ड के जो हमारे खाते हैं वो किस तरीके से मेंटेन करने हैं, और ऑडिट करने की जिम्मेदारी भी आपकी सेंट्रल कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की है। ये कहता है आपका सबसेक्शन 6। देखिए, जो सेंट्रल बोर्ड के एनुअल अकाउंट्स है उसको ऑडिट किया जाएगा किसके द्वारा, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इसका जो भी एक्सपेंडिचर होगा, ऑडिट करने का जो भी खर्चा आता है, ये सेंट्रल बोर्ड पे करेगी, पे टू सीएजी। ये खर्चा सेंट्रल बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो सीएजी को पे करेगी। अब सवाल आता है कि जब सीएजी ऑडिट करने बैठी तो सीएजी की क्या पावर है, सीएजी के पास क्या प्रिविलेज है। तो लॉ ये क्लियरली मेंशन करता है कि जब सीएजी ऑडिट करेगी तो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या किसी भी गवर्नमेंट अकाउंट्स को जब सीएजी ऑडिट करती है ना, तो उसके जो प्रिविलेजेस रहते हैं, सेम राइट्स या सेम प्रिविलेजेस, वो सारे प्रिविलेजेस सीएजी के आपके सेंट्रल बोर्ड के रिगार्डिंग भी अप्लाई हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो अगर सीएजी गवर्नमेंट अकाउंट्स को ऑडिट करती है तो जैसे राइट्स, जो प्रिविलेजेस वो एंजॉय करती है वहां पे, वो सेम प्रिविलेजेस वाइल ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 5A, वो सारे सेम आपके यहां पे भी अप्लाई हो जाएंगे। चाहे वो अकाउंट्स बुक को मंगाना हो, चाहे वो वाउचर्स की वेरिफिकेशन हो, चाहे वो कोई कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स हो, ये सारी चीजें आप गवर्नमेंट सीएजी जब अकाउंट्स गवर्नमेंट के अकाउंट्स को चेक करती है, सारी चीजें मंगा सकती है। तो सेम बात अप्लाई हो जाएगी सेंट्रल बोर्ड के ऊपर भी, और सेंट्रल बोर्ड उसमें मना नहीं कर सकता ना। अब एक बार सेंट्रल बोर्ड के अकाउंट्स बन गए तो इसको सीएजी सर्टिफाई कर देगा, ये बात ध्यान रखना। फिर ऑडिट हो गए, ऑडिट होने के बाद सीएजी सर्टिफाई करेगा। सर्टिफाई करने के बाद एक ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर होगी, जो कि हर ऑडिट के बाद एक ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर होती है। इवन की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको ये वर्ड मेंशन मिल जाएगा कि ऑडिट रिपोर्ट सीएजी फिर प्रेसिडेंट को देता है और प्रेसिडेंट उसको फिर पार्लियामेंट के सामने ले डाउन करता है। ये बात आपको उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिल जाएगी। तो सिमिलरली सेम चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बार अकाउंट्स उनके ऑडिट हो गए तो उसको सर्टिफाई करके एक ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाएगा, और ऑडिट रिपोर्ट को सीएजी ऑडिट रिपोर्ट को सेंट्रल बोर्ड को भेजेगी, और उसके साथ सेंट्रल बोर्ड के साथ उसमें जो सीएजी का कमेंट होता है, मतलब उस ऑडिट रिपोर्ट में सीएजी का कमेंट होगा कि मतलब अकाउंट्स में कोई किसी किस्म का क्वालिफिकेशंस थी, कि कोई अनक्वालिफाइड अकाउंट्स था, कोई रिस्क इन्वॉल्व था, कोई फ्रॉड या कोई भी ऐसी चीज जो अलग लगी, वो सारी बातें आपकी ऑडिट रिपोर्ट में कमेंट्स के साथ सीएजी मेंशन करके भेज देगा किसको, सेंट्रल बोर्ड को, और सेंट्रल बोर्ड इसको फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देगी। ये बात ध्यान रखना, सीएजी सेंट्रल बोर्ड को देगा और सेंट्रल बोर्ड आगे उसको फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी एनुअल एक्टिविटीज की रिपोर्ट सबमिट करे किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही तो सेंट्रल बोर्ड का निर्माण किया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी मतलब एनुअल एक्टिविटीज की जो भी रिपोर्ट है वो बना के दे, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उसको पार्लियामेंट में ले डाउन करेगी, ताकि जो इसका खर्चा है, मान लीजिए सेंट्रल बोर्ड का कोई खर्चा है, तो वो खर्चा अगर पार्लियामेंट में उसको रेज करना है तो उसके लिए उसकी सारी एनुअल एक्टिविटीज, जो भी उसका एनुअल वर्क है, उसकी एक एनुअल रिपोर्ट बना के वो किसको दिया जाएगा, ऑडिटेड अकाउंट्स हो गया, आपको एनुअल रिपोर्ट हो गया, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा। और ऑडिटेड अकाउंट्स का तो मैंने अभी आपको सबसेक्शन 8 में ये बात बताई। तो ये आपका सेक्शन 5A तक मैंने आज कराया। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें सेक्शन 5AA से करवाऊंगा, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो असिस्ट करती है सेंट्रल बोर्ड को, उससे स्टार्ट कराऊंगा, और फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। और मैं लेबर कोड्स बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, मैं इसको खत्म करने वाला हूं बहुत जल्दी, प्रोविडेंट फंड को।